इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। अब मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ देख रहे हैं शनिवार स्पेशल जनता का मुकदमा का एपिसोड, जिसमें मैं और आप 130 करोड़ देशवासी मिलकर दोस्तों राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्र विरोधियों के खिलाफ खुलकर आवाज उठाते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ समय से जो एक सबसे बड़ा मुद्दा इस देश के अखबारों में, देश के टीवी चैनल्स में आप देख रहे होंगे, जिसके बारे में काफी गंभीरता से बात नहीं हुई है, वो ये है कि किस तरीके से केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में, अगर मैं डिप्लोमेटिकली करेक्ट होने के लिए कहूं तो, विचारों का आदान प्रदान चल रहा है कि जजों की नियुक्ति कैसे होनी चाहिए। अगर मैं स्पष्ट बोलूं तो तकरार चल रहा है कि जजों की नियुक्ति कैसी होनी चाहिए। लॉ मिनिस्टर, कानून मंत्री किरण रिजिजू ने यह मुद्दा उठाया है कि जजों का जज कौन, अर्थात जजों की नियुक्ति एक कलीजियम सिस्टम के तहत होती है, जिसमें किरण रिजिजू जो कानून मंत्री है वो कहते हैं कि पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है और सिर्फ जज ही जजों की नियुक्ति करते हैं, जिसके बारे में संविधान में कुछ नहीं लिखा गया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कलीजियम को लेकर ये मानना है, ये कई एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है कि क्या इसके जरिए सरकार कोर्ट्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। अब फैक्चुअल पोजीशन दोस्तों क्या है? दोस्तों, फैक्चुअल पोजीशन ये है कि 1993 के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स केस के पहले, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स केस 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जजेस के अपॉइंटमेंट के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कंसल्टेशन जो है वो मैंडेटरी है। दिस आजादी के बाद से कोर्ट और सरकार के बीच में हमने कई दौर देखे हैं। अगर मैं 1970s के दौर की बात करूं, जब केशवानंद भारती का हिस्टोरिक जजमेंट आया था, जिसने हमारे देश को एक डिक्टेटरशिप होने से रोका था, उसके बाद से उस वक्त की सरकार के अंदर एक मंशा आ गई थी कि वो कोर्ट्स को कंट्रोल करना चाहती है। तो 1982 के अंदर उस वक्त के कानून मंत्री ने यह तक पत्र लिख दिया था कि कोर्ट्स के अंदर बाहर के लोगों का भी अपॉइंटमेंट होना चाहिए। कोर्ट्स ने यह भी दौर देखा है कि सरकारों ने किस तरीके से ये कहा है कि एक पर्टिकुलर फिलॉसफी के जजेस को आगे प्रमोट करना चाहिए। 1993 के बाद से कोर्ट्स ने अपना असर्शन बढ़ाया जजेस के अपॉइंटमेंट के अंदर, और अब ये कंप्लीट कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ कोर्ट्स के अंदर ही है कि कोई भी जज की नियुक्ति कौन करेगा, ये सिर्फ जज ही निर्धारित करेगा। एक बहुत लर्नेड जस्टिस वेंकटचलैया ने 2000 के अंदर उनकी कमिटी बनी थी, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन के वर्किंग के रिव्यू की बात की थी, और उसमें उन्होंने एक नेशनल जुडिशियल कमीशन को प्रपोज किया था, जिसमें एक वाइडर कंसल्टेशन के तहत जजेस के अपॉइंटमेंट की बात की गई। अब इसमें ऐसा नहीं है कि यह बात पहली बार हो रही है। जब कपिल सिब्बल कानून मंत्री थे तो पार्लियामेंट के अंदर एक ऐतिहासिक बहस हुई थी, जब उस वक्त के लीडर ऑफ ऑपोजिशन अरुण जेटली और कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने दोनों ने प्रिंसिपल रूप से इस बात पे एग्रीमेंट किया था कि नेशनल जुडिशियल कमीशन होना चाहिए, और एनडीए सरकार ने ऐतिहासिक रूप से ये स्टैंड लिया है। और इसमें एक लॉजिक सिंपल यही है कि अल्टीमेटली अगर कोई भी जज की नियुक्ति होती है तो उसमें ए पारदर्शिता होनी चाहिए, बी ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, और सी मैन ऑफ स्कॉलरशिप्स को अपॉइंट करना चाहिए। ये तीन क्राइटेरियाज जो है उस वक्त जो उस बहस के अंदर मेन आगे रखे गए थे। वो ऐतिहासिक बहस की कॉपी जो पार्लियामेंट के अंदर हुई थी आज से करीबन 9 साल पहले मेरे पास है। उसके बाद जब एनजेसी को लाने की कोशिश की गई थी, एनजेसी आई थी, एनजेसी बुलाया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया था, ये कहते हुए कि ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के खिलाफ है। उसके बाद से बात हुई थी कि एक प्रोसीजर बनाया जाएगा जिसमें सेंटर के भी कंसल्टेशन को लिया जाएगा। कानून मंत्री के हिसाब से अभी तक जो है सुप्रीम कोर्ट उस प्रोसीजर की गाइडलाइंस को नहीं बना पाया।
दोस्तों, मैं लीगल टेक्निकलिटीज पे खुद मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं और मेरे साथ कानून के काफी बड़े जानकार जुड़ने वाले बड़े सीनियर एडवोकेट जुड़ेंगे, पर मैं सिर्फ और सिर्फ दो बातें रखना चाहता हूं। पहली बात मैं ये रखना चाहता हूं कि अगर एक ऐसी स्थिति है कि जिसके अंदर जजेस या जज की आंसरेबिलिटी किसी को नहीं है, तो क्या वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रेमाइस चेक्स एंड बैलेंसेस के अगेंस्ट नहीं है? और क्या जब हमारे संविधान मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था तो क्या उनने ये एनविसाज किया था कि जजेस के अपॉइंटमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ जजेस ही उस बात को निर्धारित कर सकते हैं और इसमें वाइडर कंसल्टेशन नहीं हो सकता? क्या ये संविधान मेकर्स ने निर्धारित किया था, एनविसाज किया था? नहीं किया था। और दूसरा, एक वाइडर कंसल्टेशन का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मेन और वुमेन जो गवर्नमेंट के आइडियोलॉजी पे कोई भी सरकार हो, बिकॉज पॉलिटिकल पार्टीज कीप ऑन चेंजिंग, गवर्नमेंट्स कीप ऑन चेंजिंग, उससे करीब लोगों को ही जो है जजेस बनाया जाए, ये भी इस देश के संविधान या हमारा मैकेनिज्म स्वीकार नहीं कर सकता। सो इट्स नॉट अ ब्लैक एंड व्हाइट डिबेट। और इसीलिए मेरे साथ में संविधान के काफी बड़े जानकार जो है इसके अलग अलग पहलुओं को रखेंगे। और मेरी दलील जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरी दलील है कि जजों की नियुक्ति पे एक संवैधानिक बहस और एक लंबी बहस होनी चाहिए। मेरे साथ में आज के इस मुकदमे के अंदर और इस लीगल बहस के अंदर आई हैव विथ मी गीता लूथरा जी, सीनियर लॉयर, सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मेरे साथ कीर्ति उप्पल जी, ही इज अ वेरी सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, फॉर्मर प्रेसिडेंट दिल्ली बार एसोसिएशन। मेरे साथ अश्विनी दुबे, लॉयर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और मेरे साथ में रिटायर्ड जस्टिस एस.एन. जीगरा जोड़ने वाले हैं कुछ ही समय के अंदर। गीता लूथरा जी, कीर्ति उप्पल जी एंड अश्विनी दुबे जी, आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 8 बजे के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शो में मैं कीर्ति उप्पल जी आपसे और गीता लूथरा से इस मुकदमे की शुरुआत करना चाहता हूं। और कीर्ति उप्पल जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। कीर्ति उप्पल जी, अगर गवर्नमेंट ये कह रही है, लॉ मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि एक वाइडर कंसल्टेशन होना चाहिए, तो क्या इसको इस तरीके से जो लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू कंट्रोल द कोर्ट्स बाय अपॉइंटिंग मेन who believe in the government's ideology to the top courts, क्या ये सही है? क्योंकि 2000 में जब जस्टिस वेंकट चलैया की कमेटी बनी थी, उन्होंने भी नेशनल जुडिशियल कमीशन के फेवर में अपनी जो रिपोर्ट थी उसमें नेशनल जुडिशियल कमीशन की बात की थी। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? कीर्ति उप्पल जी, फिर मैं गीता लूथरा जी आपके पास आऊंगा। सुनिए आ रहा हूं। थैंक यू। आपको सबसे पहले तो मैं मतलब शुरुआत इसी से करूंगा कि एक जजमेंट है, ये जजमेंट सही गलत इस पे एक डिबेट हो रही है। जजमेंट लॉ ऑफ द लैंड हो जाता है, बट इसी जजमेंट के ऊपर हमारे कई सुप्रीम कोर्ट जजेस ने, कई फॉर्मर जजेस ने, कई प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट जजेस ने भी उसको ऊपर एक अपना एक स्लाइट वो क्रिटिसिज्म होता है जब कोई किसी जज को सुपरसीड करके सुप्रीम कोर्ट ले आते हैं या कई हाई कोर्ट के जजों को चीफ जस्टिस नहीं बनाते हैं, तो वो ऐसे विचार अपना प्रकट करते हैं जो अखबारों में भी आता है, मीडिया में भी आता है और सोशल मीडिया में भी आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है जो उसकी डिबेट अंदर विद इन दी आई वुड से द फोर कॉर्नर्स ऑफ द कोर्ट्स ऑफ द जुडिशरी ये खुद वो करते हैं। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि देयर इज़ अ ट्रांसपेरेंसी विच इज़ लैकिंग। और इसका मैं आपको मतलब एक बड़ा अदरवाइज तो ये एक बड़ा अजीब सा लोगों को लगेगा जो हमारे लीगल प्रोफेशन में है कि ये एक अजीब सी मैं एक कंपैरेटिव चार्ट दे रहा हूँ कि जब आपको किसी को सीनियर एडवोकेट बनाना होता है उसकी एक कमेटी बनती है, उन 5 लोगों की कमेटी बनती है जिसमें एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं, बार का प्रेसिडेंट होता है, सब कोई होते हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो कोर्ट्स के स्टेक होल्डर्स हैं। और उसके बाद वो फुल कोर्ट में जाता है। एंड सरप्राइजिंगली आई डोंट नो हाउ दे विल रिएक्ट द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन दिस सिस्टम कि आप
अपने इसके के लिए एक ऐसे जगह पे चुपचाप एक आई वुड से एक इंडोर मीटिंग में करते हैं जिसका कहीं ना कहीं ये हर एक के मन में ये विचार आता है कि भाई ये क्यों और ये क्यों नहीं, ये ऐसा क्यों हुआ और ये ऐसा क्यों नहीं हुआ। सो आप इसको कैसे करेंगे, मतलब मैंने बड़े कोई ऐसा माइन्यूटली एनजीएसी की जो वो 4 या 5 मेजर पॉइंट्स देखे थे जिसके अंदर कि क्या एनजीएसी का कैसे उसका फंक्शनिंग होगी। तो उसमें कॉम्पोजिशन ही अगर आप देख लें, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठेंगे, 2 सीनियर मोस्ट जजेस बैठेंगे, द लॉ मिनिस्टर बैठेंगे, 2 एमिनेंट मेंबर्स विच आर चोजन बाय द सिलेक्शन कमेटी। अब आई रियली डोंट नो लाइक इसमें कहाँ आपत्ति आ सकती है, और अगर आती है तो इसको बैठ के पहले क्यों नहीं डिस्कशन करा जाता है। ज़रूरी है कि हम इसको इतना वाद विवाद करा के, एंड नोबडी शुड बी, आई मीन विद utmost रिस्पेक्ट टू एवरीबडी, नोबडी शुड बी सो आई वुड से कीप देमसेल्फ क्लोज टू देयर हार्ट कि जी मैंने इसके बारे में बात नहीं करनी है, जो हो गया वो हो गया बस। एब्सोल्युटली। जैसे मैंने शुरुआत ही ऐसे करी थी कहने के लिए कि जब आप खुद जो अंदर बैठे हैं उस सिस्टम में खुद आप कई बार क्रिटिसाइज कर लेते हैं तो इसका मतलब आपको भी कहीं ना कहीं लगता है कि ये है प्रॉब्लम। अब उस प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्व करोगे। चलो आपने कह दिया, जो भी है जजमेंट है, लॉ ऑफ द लैंड है, उसका हम लोग आदर कर रहे हैं, सरकार कर रही है, बट उसके अंदर जो आप खुद जब आपको एहसास होता है, महसूस होता है कि यार ये गलत हो गया है, तो आपको भी तो कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना। And I mean this is my again a personal view. So कीर्ति उपल जी, allow me to come in. मेरा पर्सनल व्यू ये हो जाता है जी, कि please अगर complete. आप Please complete. करेक्ट Please complete. तो जब आपने ही डिसाइड करना है कि ये ही सही है और मैंने इसके बाद आगे माननी नहीं है बात, मैंने आपके कोई अदर जो कंपोनेंट्स होंगे उसको थोड़ा ट्वीक करना या थोड़ा ये करना, I will not listen to you. I think that's very that's something like भाई मैंने सुननी नहीं है कोई बात। Absolutely. कोई भी इंस्टीट्यूशन। Absolutely, कीर्ति उपल जी, I allow me to come in, sir. And मैं गीता लूथरा जी, I want to debate this on principles. And कीर्ति उपल जी, you really laid the points very well. मैं ये कहना चाहता हूँ अब गीता लूथरा जी, बात दरअसल ये है कि collegium is as good as men who compose the collegium. It is the saying कि भाई जो लोग collegium को compose करते हैं, collegium is as good as that. बट उससे पहले क्या इस देश की जनता को यह पता नहीं होना चाहिए कि जो जज, क्योंकि अल्टीमेटली जज के बियॉन्ड भगवान ही है एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के अंदर, तो जो जज नियुक्त किया जा रहा है हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसमें ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियाज को ध्यान में रखा गया है। जो प्रक्रिया है वो पारदर्शी है, जिससे कि मैन ऑफ ग्रेट स्कॉलरशिप, ग्रेट ऑब्जेक्टिविटी ही जो है वो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स के अंदर नियुक्त हों। इसका ये मेरा कहने का मतलब नहीं है कि नहीं होते हैं, बट इज देयर अ नीड कि इसमें पारदर्शिता ज्यादा बढ़े। गीता लूथरा जी, देखिए, सबसे पहले है कि सोसाइटी कैसे लोगों से बनी हुई है। तो वी आर ऑल फैलेबल एंड आई बिलीव कि हमारी जैसे हमारी सोसाइटी है, हमारे जजेस उस सोसाइटी से ही बने हुए हैं, चाहे वो उस सोसाइटी का बहुत एक अच्छा और बहुत एग्जाम्पलरी उदाहरण हो, पर वो हैं इसी सोसाइटी के। इसमें मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो लगती है वो मुझे लगती है जो जस्टिस नारिमन ने कही थी ऑन हिज आई थिंक रिटायरमेंट स्पीच, कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि मेन ऑफ मेरिट को अपॉइंट होना चाहिए। और ये मेरिट आप बहुत देखेंगे, हर जगह देखेंगे कि 2-4 लोग, कुछ स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल, चाहे वो
ट्रायल कोर्ट में हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो, चाहे हाई कोर्ट में हो, चाहे वकीलों में से हो, चाहे जूरिस्ट में से हो, कुछ एक्सेप्शनल लोग आपको दिखेंगे। अब जहां बहुत वाद विवाद होता है, एक्सेप्शनल लोगों की सिलेक्शन नहीं होती, क्योंकि सिलेक्शन के क्राइटेरिया में आप नॉन कंट्रोवर्शियल, मीडियोकर, जो कि जिनके अगेंस्ट कोई वाद विवाद ना हो, ऐसे लोगों को आप नियुक्त करेंगे, जिनकी कोई स्टैंडिंग हो, जिनके परिवार में कोई स्टैंडिंग हो। अब क्वेश्चन है कि कोलिजियम सिस्टम अच्छा है, नहीं है। मेरे ख्याल में कि ये, जैसे बहुत और लोगों ने कहा है, कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली जो कुछ भी हो, ये है बेस्ट ऑफ द लेसर इवल्स, क्योंकि आप चाहते हो कि आपकी जुडिशरी बहुत आज़ाद हो, और आपने ये देखा है बहुत सी जजमेंट्स में, बहुत से जो जजेस की सुपर सेशन भी हुई थी, उन सब केसेस में आपने देखा है हाउ द जुडिशरी हैज़ बीन इंडिपेंडेंट एंड समटाइम्स नॉट सो इंडिपेंडेंट। गीता जी, बट इंडिपेंडेंट लोग जुडिशरी में रहे हैं, जिस कारण से ये जो 3 इंस्टीट्यूशंस हैं, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, जो तीनों इम्पॉर्टेंट हैं, और फोर्थ जो नॉन इंस्टीट्यूशनल पिलर है, विच इज द जर्नलिस्ट, विच इज द मीडिया, इन चारों ने देश की डेमोक्रेसी को बचाया हुआ है। हम ये नहीं कह सकते कि एनजेसी की जो जजमेंट थी 2015 की, वो गलत है, वो लॉ ऑफ द लैंड है। सो गीता जी allow me to come here. गीता जी, अगर नया कानून लाना है, okay, complete your point. Complete your point, गीता जी, please complete. Then complete. Sorry, if we have to bring a new law, जी. then we have to enact that in parliament, and that will stand the test of time in the court of law. पर अभी तक जो कानून है वो कोलिजियम सिस्टम के है। हम डिबेट करते ही रहे कि कोई बिल आया था, जस्टिस वेंकट चलैया का बिल था, वो बिल पास नहीं हुआ, वो हुआ, पर वो बिल पास तो नहीं हुआ। अब क्वेश्चन है कि कानून अभी क्या है और क्या ये लेसर ईवल है। लेसर इवल है। मैं इस पे मैं बिल्कुल गीता लूथरा जी 2 पॉइंट्स आपने कहे। अलाउ मी टू कम इन गीता लूथरा जी। मैं अश्विनी आपके पास जस्ट इसके बाद आ रहा हूं, बट मैं चाहता हूं कीर्ति उपल जी आए। देखिए कीर्ति उपल जी, देयर इज नो डाउट कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो सैक्रोसैंक्ट है, बट क्या एक वाइडर कंसल्टेशन करने से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो खतरे में पड़ जाएगा? जी कीर्ति उपल जी, जस्ट अलाउ मी टू मेक अ पॉइंट। आप पे आ रहा हूं कीर्ति उपल जी, जस्ट अलाउ मी टू मेक वन आर्गुमेंट, अलाउ मी टू मेक श्योर। तो कीर्ति उपल जी, माय पॉइंट इज कि हमने कई बार देखा, व्हेन आई वाज रीडिंग ऑन दिस, कि देयर हैव बीन मैन लाइक व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू द पार्लियामेंट्री डिबेट्स ऑन दिस एंड आई वाज गोइंग थ्रू दिस, हमने देखा है कि कई बार ये भी कोट किया गया है कि बिकॉज जो कॉलेजियम की प्रोसीडिंग्स होती हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, और कॉलेजियम के अंदर जो व्यक्ति हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के अंदर नियुक्त होगा वो अल्टीमेटली सिर्फ और सिर्फ कॉलेजियम के मेंबर्स जो है वो निर्धारित करते हैं। अब मान लीजिए कॉलेजियम के मेंबर्स हैं, 3 मेंबर्स हैं। अब मेंबर 1 जो है कोई हाई, क्योंकि अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो होते हैं, बेयरिंग अपार्ट द सीनियर एडवोकेट्स, उनकी कोई ना कोई हाई कोर्ट से जो है वो पास्ट रिलेशन होता है। सो से सपोज अ जज 1 हु इज पार्ट ऑफ द कॉलेजियम, ही कम्स फ्रॉम अ हाई कोर्ट एक्स, तो वो अगर वहां के जब वो हाई कोर्ट को छोड़ भी देते हैं तो उस हाई कोर्ट के अंदर कैसे कौन सिलेक्ट होगा, कौन आगे प्रमोट होगा, उसमें उनका काफी बड़ा से होता है।
और हमें अभी तक नहीं पता होता कि कॉलेजियम कैसे निर्धारित करता है कि हाई कोर्ट से किसी को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया जाए, किसी को देरी से एलिवेट किया जाए, किसी को जल्दी एलिवेट किया जाए. सो आई एम आस्किंग कि क्या ट्रांसपेरेंसी विल लीड टू थ्रेटनिंग और वाइडर कंसल्टेशन विल लीड टू थ्रेटनिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी? Not at all. Not at all. Let me put it like this. You don't mind if I speak in English. Let me put it like this. We've been hearing this, proverb for a very long time. Caesar's wife must be above suspicion. Which means what? People who are holding public position should avoid, even in the appearance of wrongdoing. They are not doing anything wrong. Now, again, coming back to that question, please, I can only speak of Delhi High Court where I've been practicing primarily. जी. Please, I want to ask the entire system, including my lawyers. I've been, unfortunately or fortunately, known to be a very brutal, blunt. Do we actually think that there have been every action taken by the collegium system has been up to the mark? And I say with full command over my position, it has not. Because I said, let me give an example. In our own Delhi High Court, when some of the people were seated, some of them who are now in the collegium system, they felt that something wrong has happened. So who's going to correct that wrong? And I therefore said, I'm not a part of that, I would say, a case, but I can't understand कि Chief Justice of India with 2 judges, you are 3. Law Minister obviously will be a man of maturity. He will not do anything because he has to face the public wrath in case if he does something very wrong. And 2 members, eminent members to be chosen from the selection committee. And who are in the majority of the selection committee? The Supreme Court Chief Justice of India and 2 senior most. How it is going to, I don't understand how it is going to, because there is a judgment, so we have to abide by it, but I want to restart this debate, how it is going to affect the independence of the judiciary. This is very important point, Kirti Uppal ji. This is where I want to stress on, Kirti Uppal ji. मैं गीता लूथरा और अश्विनी दुबे के पास आऊंगा, पर मेरे साथ जस्टिस रिटायर्ड एसएन धिंगरा भी जुड़ चुके हैं. मैं ये पॉइंट एसएन धिंगरा जी के साथ लेना चाहता हूं. जस्टिस एसएन धिंगरा जी, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. जस्टिस एसएन धिंगरा जी, आपकी इस पे क्या ओपिनियन है? सीनियर एडवोकेट कीर्ति उपल जी सेइंग कि वाइडर कंसल्टेशन की जरूरत है. गीता लूथरा इज सेइंग कि कॉलेजियम इज लेसर ऑफ द इविल. क्या एक वाइडर कंसल्टेशन के से, क्या एनजेसी से, जिसकी बात जस्टिस वेंकट चलैया के ने अपनी रिपोर्ट, अपनी कमेटी ने भी कही थी 2000 के अंदर, जिसने प्रपोज किया था नेशनल जुडिशियल कमीशन, क्या ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को थ्रेटन करेगा? आप इसमें क्या राय रखते हैं जस्टिस एसएन धिंगरा? देखिए, मेरी राय बहुत स्पष्ट है. अगर कॉलेजियम अब जब से बना है सही ढंग से काम करता तो लोग इस पर उंगली नहीं उठाते. कॉलेजियम ने आज तक कोई रूल्स, कोई प्रोसीजर नहीं बनाया कि हमारा कोई सिलेक्शन पैनल होगा जिसमें से हम चुनेंगे. यहाँ कॉलेजियम का मतलब ये है कि जो जज कॉलेजियम में आ जाते हैं उनकी मनमर्जी. अगर एक ये कंटिन्यूस प्रोसेस होती कि कॉलेजियम का एक सेक्रेटरीट होता जिसके अंदर नामों की कंसिडरेशन होती, उनकी मेरिट्स, डिमेरिट्स, वो जज बनने लायक हैं नहीं है, उनकी क्या योग्यता है, उनकी क्या आयु है, अगर ये एक सिस्टम बनकर के चलता कॉलेजियम, तो शायद कॉलेजियम के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता. लेकिन आज कॉलेजियम के ऊपर उंगली उठाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि कॉलेजियम के जज किसी को नहीं बताते कि हमने कौन से योग्यता के मापदंड निर्धारित किए हैं जिससे हम सिलेक्शन करते हैं. आज जनता को तो ये लगता है कि एक ही योग्यता का मापदंड है, जो कि कौन किसका भाई है, कौन किसकी वो है बहन है, किसका भतीजा है, कौन किसके चैम्बर से है, कौन सा वकील वो के उस है जान पहचान से है, कौन से अटॉर्नी जनरल के जान पहचान से है. इस प्रकार की सिलेक्शन हो रही है और जनता को दिख रही है. जो इसलिए जनता का विश्वास आज इस बात पर नहीं है कि ये जो कुछ प्रबुद्ध
बुद्धिजीवी जो अपने आप को वो सर्वोच्च न्यायालय में उच्चतम पदों पर बैठे हैं और अपने आप को कहते हैं कि हम अत्यंत विशिष्ट व्यक्ति हैं, उनकी विशिष्टता में जिन लोगों को वो चुनते हैं उनमें क्या विशेषता है? कोई तो मापदंड बताएं। यहाँ 40 साल की उम्र में भी हाईकोर्ट जज बना दिया जाता है, 53 साल की उम्र में भी हाईकोर्ट जज बनाते हैं वकीलों में से, और 58.5 साल की उम्र में भी वकीलों में से हाईकोर्ट जज बने। चीफ जस्टिस आप बनाते हो तो किसी को 1 महीने के लिए भी चीफ जस्टिस बनाकर भेजते हो, वो चीफ जस्टिस उस हाईकोर्ट में क्या करेगा? वो कौन सा सुधार लाएगा, कौन सी चीजें करेगा? मतलब ये तो कोई ऐसा सिस्टम है ही नहीं जिसके ऊपर आप निर्भर कर सकते हो। टोटली ओपेक। क्यों आप किसी को 1 महीने के लिए चीफ जस्टिस बनाते हो? सीनियरिटी में आप 40वें नंबर से लेकर के किसी को सुप्रीम कोर्ट का जज बना देते हो, 40वें नंबर से लेकर के किसी को चीफ जस्टिस बना देते हो, बाकी सब जो है उस समय नालायक लगते हैं। अगला कोलिजियम आता है उनको वो सब लायक लगने लगते हैं। तो ये जो है, और एक कोलिजियम की सिफारिश, जो उस कोलिजियम में से एक रिटायर हो गया तो नए कोलिजियम ने उन सिफारिशों को कूड़ेदान में डाल दिया। तो इस तरह का सारा सिस्टम जनता देख रही है, पार्लियामेंट देख रही है। अगर कोलिजियम अपने आप को सही ढंग से चलाता तो लोग क्यों बातें करते? आज देखिए ये कोलिजियम सिस्टम क्यों आया था जी? क्योंकि लोगों ने ये कहा कि सरकार के हाथ में जजों की नियुक्ति नहीं हो, सुपर सेशन हुआ, अच्छे जजों को वो चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया तो कोलिजियम बन गया। लेकिन आज कोलिजियम भी वही कर रहा है जो पहले हो रहा था। ये बहुत ये जस्टिस जी प्लीज कंप्लीट सर, प्लीज कंप्लीट। एनजेएसी जो है एक बहुत बढ़िया उसका वाया मीडिया था। एनजेएसी में 3 सुप्रीम कोर्ट जज, 1 विधि मंत्री और 2 एमिनेंट पर्सन्स। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट जजों की मेजॉरिटी थी, लेकिन दूसरों को भी अपनी बात कहने का अधिकार तो था। एक सेक्रेटरीट होता, एक नियुक्ति के लिए सिलेक्शन प्रोसेस होती, उसका प्रोसीजर होता, उसके ऊपर डिबेट होती, ये लोग आपस में मिलके तय करते कि किसको जज बनाना है, किसको नहीं बनाना। जज देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो है किसी के राजनीतिक विचारों से कोई अंतर नहीं पड़ता। अगर अंतर नहीं पड़ता तो सरकार को ही करने दो ना नियुक्ति। सरकार एक जज की विरोध तो इसीलिए कर रहा है ना, उसके राजनीतिक विचार और अत्यंत मुखर बहुत इंपॉर्टेंट जस्टिस डिंगरा यू हैव लेड द पॉइंट वेरी वेरी क्लियरली एंड आपने इस पूरी डिबेट को एक कॉन्टेक्स्ट में लिखा। मेरे साथ आप जुड़े जस्टिस एसएन डिंगरा, थैंक यू सो मच। कीर्ति उपल जी, गीता लूथरा जी एंड अश्विनी दुबे, आपने जस्टिस एसएन डिंगरा को सुना। अश्विनी, आप गीता लूथरा और कीर्ति उपल जी के पास आने के पहले अश्विनी आप तब से आधे घंटे से इंतजार कर रहे हैं। अश्विनी, व्हाट इज योर व्यू पॉइंट? कीर्ति उपल जी, मैं इसी डिबेट पे, इसी प्रेमेसी पे डिबेट करना चाहता हूं कि वाइडल कंसल्टेशन कैसे मीन करेगा कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस थ्रेटन हो जाए, या सरकार ये नच करने की कोशिश कर रही है कि लेट 1970s के दौर में जिस तरीके से वो कोर्ट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, तो क्या ये पहला स्टेप है कोर्ट को कंट्रोल करने के स्टेप डायरेक्शन की तरफ? अश्विनी देखिए प्रदीप जी, ये 1950 से 1973 तक तो जितने जजेस के अपॉइंटमेंट हुए, वो अपॉइंटमेंट संवैधानिक रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 और 127 में जो व्यवस्था थी उसके अनुसार। 2 बातें हैं प्रदीप जी की, इलेक्शन का, डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ इलेक्शन नहीं होता। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ इलेक्टेड रिफॉर्म्स के द्वारा या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से तय करेंगे। भारत के संविधान में खास तौर से अभी आपने अपने इनिशियल स्टेटमेंट में डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर की बात किया। उसमें संविधान की सर्वोच्चता और विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्ति का बंटवारा, जो 13 जजेस की बेंच ने केशवानंद भारती के केस में भी सेटल किया, और जिसको सिर्फ भारत में ही नहीं दुनिया में भी एक लैंडमार्क जजमेंट के रूप में जहां जहां डेमोक्रेसी है वहां देखा जाता है। और सबकी अकाउंटेबिलिटी जनता के लिए है और न्याय तक प्रभावकारी पहुंच। ये तो पहला स्टेटमेंट हुआ। दूसरा, आप ये समझिए कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अब आज की तारीख में अगर हम लॉ ऑफ लैंड की बात करें
इसलिए क्योंकि जुडिशियरी की भी, एग्जीक्यूटिव की भी और लेजिस्लेचर की, तीनों की अकाउंटेबिलिटी जनता की, जनता के लिए, जनता के द्वारा है। जितने नाम जा रहे हैं उन नामों में से अपॉइंटमेंट ना करते हुए एक अलग बहस को जन्म देना, क्योंकि पार्लियामेंट सर्वोच्च है, पार्लियामेंट के पास पावर्स हैं, बजाय कि उसको बिल लेकर के पार्लियामेंट में बहस करके और उसको लॉ ऑफ लैंड दोबारा बनाएं, बजाय ये बहस शुरू करके आप सिर्फ और सिर्फ जो पेंडेंसी है, पेंडेंसी माने आपकी अकाउंटेबिलिटी जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के लिए, आपकी अकाउंटेबिलिटी जनता के लिए सुलभ और सफल और सरल न्याय देने के लिए, और आपकी अकाउंटेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए और जजेस को बढ़ाने के लिए, वो जो है वो आप नहीं कर रहे हैं। जी Ashwini, absolutely. Geeta Luthra ji, I want to come to you. मेरे पास last 3 minutes in the debate and I want to give Geeta Luthra, Kirti Uppal and last word to Justice Retired SN Dhingra ji. So Geeta Luthra ji, ये तो चीज क्लैरिटी क्या हमारे इसमें ये है कि we do not need, we need a assertive judiciary for sure. हम लोग प्री 1993 की बात तो नहीं कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि पोस्ट 1993 की बात होनी चाहिए. बट अगेन क्वेश्चन जो कीर्ति उपल जी ने रेज किया कि वाइडर कंसल्टेशन कैसे इंडिपेंडेंस को थ्रेटन करेगा. गीता लुथरा, योर क्लोजिंग कमेंट्स, देन कीर्ति उपल एंड एसएन धिंगरा, आई विल गिव यू द लास्ट वर्ड. So my first aspect is, I felt that what Justice Dhingra is saying is not correct. Just see it. You are saying what the popular, he's saying popularly people are unhappy about the appointments. The popularity has no stance. Public opinion has no place in all this. We have to see कि लीगली क्या चीज़ टेनेबल है, क्या चीज़ कॉन्स्टिट्यूशनली टेनेबल है. जो जनता सोचती है या नहीं सोचती है, ये डिबेट होनी नहीं चाहिए. जैसे मिस्टर फली नारिमन ने कहा, दिस शुड बी अ मैटर दैट द लॉ मिनिस्टर कैन हैव अ वर्ड विद द चीफ जस्टिस, and he was giving that example. मैं वो नहीं कह रही हूँ कि we want to bring extra constitutionality, but just see it. Collegium system normally takes into account some top jurists, some topmost, absolutely brilliant, outstanding lawyers from the Supreme Court. Over and above that, various chief justices of various courts sees merit. Sometimes there can be an So element Geeta Luthra, of opaqueness. I'm sorry, I'm running out of time. But everything cannot be discussed in public. Everything cannot be discussed in public is what you're Everything cannot saying. be discussed. Geeta Luthra ji, मेरे पास, I'm Yes, sorry, I'm running out of time. I'm cutting you. There has to be an element of transparency. Okay, I am cutting you short, but Yes. Kirti Uppal ji, your closing comments. ये कह रही हैं कि this is not a matter which has to be discussed in public. But my question again is कि is this the best system? Because Geeta Luthra is saying it is the lesser evil of the all. But मैं कह रहा हूँ Kirti Uppal ji, is this the best system? Why can't we have wider consultation? मैं Kirti Uppal ji. I started with that. Even the people who are in the system say that it's not the best system. Whenever they have confronted with a situation where some of them have superseded some other colleagues. So how can you say it's the best system? And we are talking about those matured people. We are talking about the government, which is not being run by the goons. They are run by effective people. If you all sit together and resolve this issue, I still can't understand how transparency is going to interfere with your basic structure, which is Absolutely, sir. Maybe I'm not a constitutional expert like it. I can't understand. Absolutely, And that's my sir. simple- Absolutely. that transparency will interfere with your basic structure. Absolutely, This I and can't Justice, absolutely, sir. I'm sorry, I'm running out of time. Justice Aadhaar- SN Dhingra, this is a very important point. Kirti Uppal ji, I'm sorry, I'm running out of time. SN Dhingra, क्या अगर कलीजियम जिस तरीके से बैठता है उसके क्या ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया तय होते हैं जिसके तहत किसी व्यक्ति को एलिवेट किया जा सकता है? जिस हमने देखा है कि पहले आई नो दिस इज कंप्लीटली अ डिफरेंट एग्जांपल ऑल टुगेदर, बट स्टिल लाइक से अगर एक आरबीआई के अंदर एक एमपीसी कमेटी बनती है जिसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग रिकॉर्ड होते हैं और उसके बाद में repo rate, reverse repo rate, everything is decided. If a judge is being elevated, on what criteria is the judge being elevated? Shouldn't that be open to public domain so that men of great scholarship जिसको elevate किया जा रहा है, at least लोगों को विश्वास और ज्यादा बढ़े? Justice SN Dhingra, closing words, 1 minute. Obviously, that is what everybody is saying, that there is total opaqueness
and rudderless in Supreme Court in appointments. I would say rudderless because the appointments are being made on the basis of total opportunism that I have now become Chief Justice, now I will appoint my person, I have become Chief Justice, I will appoint my person. Why there is no criteria settled for selection itself of the names out of which appointment should be made? 1. 2, second, you see, I fail to understand how you can oust public. Public includes Supreme Court lawyers, public include eminent jurists, public include all learned people who watch Supreme Court working. They are all concerned that our Supreme Court should work in a proper manner, not that there should be bhai bhatijawad in the Supreme Court. अगर सुप्रीम कोर्ट में भी भाई भतीजावाद है तो पॉलिटिशियंस क्या बुरे हैं भाई, वो भी वही यही करते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी यही करता है। तो इसको इससे ऊपर उठना है, ऊपर उठने के लिए सुप्रीम कोर्ट को ही कुछ सोचना होगा, चाहे वो अपनी जजमेंट को रिव्यू कर ले, चाहे एनजीएसी एक्ट को दोबारा वो कर दे, चाहे सरकार से कहे कि ठीक है आप कानून ले आइए जिसमें ये बदलाव कर दीजिए, तो हम मान जाएंगे। बिल्कुल एहसन ढींगरा जी, आई थिंक आपने इसको कंप्लीटली बिल्कुल सही दिशा में क्लोज किया है। गीता लूथरा, कीर्ति उप्पल, एहसन ढींगरा एंड अश्विनी दुबे मेरे साथ आप जुड़े। दोस्तों, इसमें एक राय तो स्पष्ट यही है कि ओपेकनेस हटनी चाहिए, पारदर्शिता बढ़नी चाहिए, पर हाँ, हमारी जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को किसी भी स्थिति के अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा।